तो आज हमारे सामने हैं रामधारी सिंह दिनकर की बहुत मशहूर कविता हिमालय का एक विश्लेषण। जी। दिनकर जी, जिन्हें हम सब राष्ट्र कवि के तौर पर जानते हैं, अपनी दमदार कविताओं के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। और ये कविता, जैसा कि हमारा स्रोत बता रहा है, ये सिर्फ कोई ऊंची चोटियों और बर्फ का जिक्र भर नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और शौर्य की एक गूंज सुनाई देती है। चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है। हाँ, और स्रोत की एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो साफ करता है कि दिनकर जी के लिए हिमालय मतलब महज एक भौगोलिक आकृति नहीं था। अच्छा। ये तो भारत के आत्मसम्मान का, उसकी स्थिरता और गौरव का, आप कह सकती हैं, जीता जागता रूप था। जैसे हिमालय अटल खड़ा है ना, कवि का संदेश था कि भाई भारत को भी अपने मूल्यों पर ऐसे ही अडिग रहना चाहिए। सही बात। ये उस दौर की आवाज भी है जब राष्ट्र अपनी पहचान को मजबूती से स्थापित कर रहा था। बिल्कुल। स्रोत ये भी जिक्र करता है कि खासकर स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे ये कविता बहुत प्रेरणादायक साबित हुई। जी हाँ। इसने लोगों में देशभक्ति और वो कुछ कर गुजरने का जज्बा भरा। लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि इसका असर सिर्फ वो तात्कालिक जोश जगाने तक ही था, या कुछ और गहरा? ये अच्छा सवाल है। स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ वो मोमेंट्री जोश नहीं था। ओके। दिनकर की जो भाषा है वो संस्कृत से मिली हुई ओजस्वी भाषा। अच्छा। वो सिर्फ वीरता का भाव नहीं जगाती, अच्छा। बल्कि पाठक के मन में एक तरह का स्थायी गर्व और गरिमा का एहसास कराती है। ये भाषा पाठक को राष्ट्र के गौरवशाली अतीत से और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ती है। तो असर सिर्फ वो नारेबाजी वाला नहीं था, बल्कि ज्यादा टिकाऊ और भावनात्मक था। अच्छा, यानी भाषा का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया गया था। और वीरता के अलावा प्रकृति का चित्रण वो भी तो है इसमें। हाँ, बिल्कुल है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि दिनकर ने प्रकृति का चित्रण किस कमाल से किया है। वो बर्फीली चोटियां, वो नदियां, वो शांत आसमान। जी। लेकिन ये सिर्फ नजारों का बखान नहीं है। नहीं, स्रोत बताता है कि प्रकृति चित्रण असल में भारत की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, हाँ। और उसकी संस्कृति का जो निरंतर प्रवाह है, हाँ। उसको दिखाता है। हिमालय को सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जन्मभूमि और ऋषियों की तपोभूमि के रूप में पेश किया गया है। ये सौंदर्य वर्णन से कहीं आगे की बात है। हाँ, और इसी से जुड़ा वो नदियों वाला पहलू कि हिमालय से निकलने वाली गंगा और यमुना, वो सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं जी, बल्कि संस्कारों की धाराएं हैं। ये विचार स्रोत में काफी प्रभावशाली ढंग से उभारा गया है। हाँ, इसने मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर किया। निश्चित रूप से। स्रोत के मुताबिक यही तो दिनकर की खूबी है। उन्होंने उपमा, रूपक और वो क्या कहते हैं, मानवीकरण जैसे अलंकारों का इस्तेमाल इतने असरदार तरीके से किया है। हाँ। कि हिमालय एक बेजान पहाड़ न रहकर एक सजीव, एक जागरूक प्रहरी बन जाता है। बिल्कुल। वो भारत का मस्तक है, वो तपस्वी है, वो प्रहरी है। यहाँ भाषा की शक्ति और उसका प्रवाह देखने लायक है। सही। स्रोत बताता है कि ये अलंकार सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि हिमालय को भारत की आत्मा, उसकी शक्ति और उसके संयम का प्रतीक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत गहरा अर्थ है इसमें। तो इस विश्लेषण से ये साफ होता है कि दिनकर की हिमालय कविता ये एक साधारण प्रकृति वर्णन से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये एक तरह का राष्ट्रगान है, हमारी संस्कृति की स्तुति है, और हर भारतीय में गर्व के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास जगाने वाली रचना है। सही कहा। ये सिर्फ अतीत का गौरवगान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक आह्वान भी लगता है ना? बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है, और वो मुझे बहुत सटीक लगता है। हिमालय दिनकर की वह काव्य गर्जना है जिसमें भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वाह। ये पंक्ति अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। सच में। और ये हमें सोचने पर भी विवश करता है कि कैसे एक भौगोलिक प्रतीक, मतलब एक पहाड़, किसी राष्ट्र की पहचान, उसके मूल्यों और उसकी आकांक्षाओं के साथ इतने गहरे और अटूट रूप से जुड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी ऐसे प्रतीक मौजूद हैं जो हमें इसी तरह जोड़ते हैं? ये एक सवाल है।